हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का इस सेशन में। 21 डेज चैलेंज के अंतर्गत आज बात करेंगे सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिसमें ऑलरेडी वी हैव डन द 2 सेशंस और आज है सेशन नंबर 3, यानी कि आउट ऑफ 21 डेज टुडे इज द डे नंबर 3। हमने पिछले सेशन में बात करी थी पुत्र मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में, जहां पर बेसिक्स के बारे में हमने सीखा था। ईओक्यू एंड स्टॉक लेवल्स अलोंग विद फ्यू एमसीक्यूज हमने किया था, और आज के लेक्चर में मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में से ही दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और साथ साथ थ्योरेटिकल कुछ एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, सो दैट हम आगे का सेशन जो है पुत्र बढ़ा सकें। आइए आप और मैं मिलकर स्टार्ट करते हैं कॉस्टिंग का डे नंबर 3। आज मौसम, अच्छा साथ में ये भी बताना जरा, आपके शहर में मौसम का क्या हाल है? हमारे यहाँ पुणे में तो भैया बहुत तेज जो है बारिश पड़ रही है और बहुत ही ठंडा सा मौसम हो गया है, जो कि अक्सर इन महीनों में देखने को नहीं मिलता। आपके यहाँ क्या खबर है, जरा बताइएगा। और हम आ गए हैं जी अपने 21 डेज चैलेंज के कॉस्ट के डे 3 पर, तो फटाफट से जो है स्टार्ट करते हैं। नॉलेजेबल सेशन बहुत ही होने वाला है, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। कॉस्ट डे 3, जिसमें हम बात कर रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग की, और मटेरियल कॉस्टिंग के साथ में लिखे 2। इट सिंबलाइजेस कि इसका जो पहला सेशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज अ सेकंड सेशन, और कोई सेशन नहीं होगा। जब नेक्स्ट मिलेंगे कॉस्ट के डे 4 में, तो हम लेबर कॉस्टिंग चैप्टर की बात करेंगे। आइए जी, पहला प्रश्न हमारे पास कहां से आ रहा है देखेंगे। क्वेश्चन कहते हैं जी, फैक्ट्री यूजेस 4000 वैरायटीज ऑफ इन्वेंट्री इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग एंड यूसेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कंपाइल्ड। तो उसने 4000 वैरायटी ऑफ इन्वेंट्री है, मतलब कुछ बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोडक्शन एक्सेक्ट हो रही है। 4000 टाइप का सामान है। सोचो आपके घर में जो किचन है वो भी एक फैक्ट्री की तरह ही है। डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनती हैं, दिन में 3 बार अक्सर बनती है, और अगर चाय और स्नैक्स जोड़ दे तो 4-5 बार बन जाती है। और अगर बात करें मौसम की, जैसा आजकल हुआ है बारिश वाला, तो भाई पकौड़े तो बनना तय है। मुझे नहीं पता आपके घरों में क्या होता है भाई, हमें बड़ा शौक है पकौड़े का, और हम बहुत शौक से खाते हैं। सर कौन से वाला? आलू का, प्याज का, ब्रेड का, शिमला मिर्च का, बड़ी सारी तरह के और भी बनते हैं, गोभी का, पनीर का। भाई हम सारी पोल खोल दो, तुम भी बनाओगे फिर, ठीक है ना? तो इस मौसम में तो हाँ जी, तो 4000 वैरायटी ऑफ इन्वेंट्री हो रही है। सोचो आपके घर में किचन है, कितनी ही टाइप का सामान होता है। सोचो 4000, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन ने डाटा दिया हमें पुत्र कुछ कुछ यहाँ। कहता जी नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ इन्वेंट्री, तो टोटल जो 4000 है ना, उसको 3 भाग में बांट दिया। कहता 3875 इन्वेंट्री अलग, 110 अलग, 15 अलग। तो ये कितना प्रतिशत होगी? प्रतिशत के लिए क्या किया, 3875 डिवाइड बाई 4000 इंटू 100, 96.875%। 110 डिवाइड बाई 4000, 2.75%। एंड 15 डिवाइड बाई 4000, 0.375%। और टोटल हो गया जी 100%। परसेंटेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, मतलब एक समय पर आपके स्टोर में जो सामान पड़ा रहता है, उस मान लो 100 रुपए का है, तो 100 रुपए में से 20% है इनका, 30% इनको, और 50% इनका। ये क्या बात हुई? तुम तो दिखने में 3875 इन्वेंट्री हो, लेकिन तुम्हारी जो वैल्यू है वो सिर्फ 20% ही है टोटल में, जबकि ये दिखने में सबसे कम है। कहते भाई हम तो 15 आइटम हैं, लेकिन इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, 50% है, और इनकी वैल्यू जो बच गई वो 30% है। देन कहता जी उत्तर परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूसेज इन द एंड प्रोडक्ट। कहता जब आप एंड प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके अंदर ये देखने में कितना है। कहता 3875 आइटम, दिखने में आइटम बहुत सारी हैं, लेकिन यू आर जस्ट 5% इन द एंड प्रोडक्ट। वेयर एज जो आपकी सिर्फ 15 आइटम है, दिस इज 85% इन द एंड प्रोडक्ट। समझ रहे हैं? मान लीजिए एक लैपटॉप है, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक रफ एग्जांपल समझाने के लिए, लैपटॉप है। अब लैपटॉप के अंदर सबसे ज्यादा क्या दिखता है? कीज। इतनी सारी कीज भरी हुई हैं। अब दिखने में तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनकी वैल्यू और एंड प्रोडक्ट के अंदर उनका यूज कितना हुआ है? बहुत ही नाम मात्र सा। मेन क्या है? स्क्रीन है। मेन क्या है? बाकी का बॉडी है। तो उस तरीके से जो दिखते हैं, जो दिखने में सबसे ज्यादा है, उनकी वैल्यू भी कम है, और इन्वेंट्री में उनका एंड प्रोडक्ट में यूसेज भी बहुत कम है। वेयर जो 15 वाली थी, दिखने में सिर्फ 15, मतलब 1% से भी कम आइटम है, बट 50% होल्ड करती है, एंड 85% यूज इनका होता है टू मैन्युफैक्चर द एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन कहता क्लासीफाई द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री एज पर द एबीसी एनालिसिस विद रीजन। तो पहले एबीसी समझ लेते हैं भाई।
कॉस्टिंग में मटेरियल चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो एबीसी के बिना चैप्टर की बात करनी अधूरी रह जाती है। ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एबीसी कहता है कि जब आप अपनी इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहते हो तो यार एक ही तरह से थोड़ी कंट्रोल कर लोगे। जैसे कि एक घर में मान लो जी 3 बच्चे हैं एक फैमिली में, अब पेरेंट्स सबको सोचे कि एक ही तरह से कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हर बच्चा अपने आप में एक अलग इंसान होता है। किसी को आपको डांट कर जो है सिखाना पड़ेगा, कोई प्यार से समझ जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट तरीके से, तो सेम वे यहां पर क्या है, आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री जो होती हैं, एबीसी का सिस्टम बोलता है कि यार इनको ना जितनी भी आइटम्स उनको 3 भाग में बांट लो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी ते सी कैटेगरी। ए कैटेगरी केडी होगी, कहते हैं ए कैटेगरी में ना सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंट आइटम रखो, जैसे वीवीआईपी हो गई जी, वीवीआईपी। तो कहते हैं ए कैटेगरी में वो वाली आइटम रहेगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट है? जो कि सबसे महंगी है, जो कि चाहे दिखने में कम है लेकिन सबसे महंगी है। जैसे आपके घर में इतनी सारी आइटम है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आइटम है, घरों में गोल्ड होता है, डायमंड होता है, एक्सेट्रा, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी है, दिखने में इतनी सी होती है लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी होती है, तो उसको छुपा कर रखा जाता है, सबसे ज्यादा कंट्रोल उसके ऊपर लगाया जाता है। समझ रहे हैं? फिर कहता है जी बी कैटेगरी वो वाली आइटम जो कि थोड़ी सी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन पहले से थोड़ा कम है। जैसे कि मान लो आपके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो ऐसा नहीं आप सड़क पे खड़ा करके आ गए घर से दूर, आप घर के अंदर सोचते हो चार दीवारी में गाड़ी अंदर कर दें और उसके बाद गेट को बंद कर दिया जाए। अगर नहीं, उस केस में अगर मान लो आपके पास चार दीवारी वाली चीज नहीं है, बाउंड्री नहीं है, फिक्स बाउंड्री, तो आप घर के बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल पास खड़ा कर देते हो। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हो, लास्ट में आ जाती है सी कैटेगरी आइटम, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल ना भी किया तो भी चल जाता है। तो जब ए कैटेगरी आइटम होगी, सबसे पहले एबीसी का सिस्टम कहते हैं 3 कैटेगरी में बांट लो, ए बी और सी। ए कैटेगरी के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल लगाना, जैसे कि आप मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में पढ़ते हो, ईओक्यू है, स्टॉक लेवल्स हैं। तो ए कैटेगरी की जो आइटम है उसके लिए ईओक्यू फिक्स करो। सी वाले के ऊपर दिमाग मत लगाओ कि यार एक बार में कितना खरीदें, उसका वर्थ ही नहीं है भाई, तू जितना मर्जी खरीद ला, तो जितना मर्जी खरीद ला। ईओक्यू बनता है ए या हद से बी कैटेगरी आइटम के लिए। स्टॉक लेवल्स फिक्स करो ए कैटेगरी आइटम के लिए, क्योंकि बहुत हैवी आइटम है, हैवी इन द सेंस प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा, तो ऐसा ना हो कि आप बहुत ही ज्यादा इसको पहले से खरीद कर रख लो, और क्योंकि इन्वेंट्री में इसका यूसेज भी बहुत ज्यादा होता है तो आपका बहुत सारा पैसा जो है उसमें टाई अप हो सकता है। तो इन सभी चीजों के लिए एबीसी एनालिसिस बनाया गया। हमें इसमें से पहचानने कैटेगरी ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ आ गया, जो ये 15 आइटम है दिखने में सबसे कम है लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू और सबसे ज्यादा यूज इन्हीं का है, तो ये आपकी कौन सी बनेगी जी, ए कैटेगरी आइटम बनेगी। उसके बाद ये बनेगी आपकी बी कैटेगरी आइटम, 110 आइटम्स हैं, 2.75% कॉस्ट करती हैं और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 30% की वैल्यू, और 10% इनका यूसेज है। कैसे पता चला ये बी है? आपको नॉर्मली पहले ए और सी पता चलेगा, जो रह गया वो बी है। सी कैसे पता चलेगा? भाई दिखने में तो तुम बहुत ज्यादा हो, दिखने में तो बहुत ज्यादा हूं, लेकिन तुम्हारी वैल्यू बहुत ही कम है, 20% एंड 5% का यूसेज है तुम्हारा, तो तुम कौन हो? सी कैटेगरी, और जो बच गया वो कौन है जी, बी कैटेगरी। तो इसका उत्तर दिखाते हैं आपको, आइए। इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर पुत्र। आई होप यू कैन सी दी स्क्रीन। स्क्रीन पे देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा है, कैटेगरी ए, और उसके बाद आएगा जी कैटेगरी बी, और उसके बाद आएगा कैटेगरी सी। हाँ जी, की कहता पुत्र, क्या कहते भट्टा नप देंगे गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम ਨੂੰ दिल्ली आ जा भाई। कहता जी जो 15 नंबर ऑफ आइटम थी ना, इट इज टू बी क्लासिफाइड एज ए कैटेगरी। उसने कहा था रीजन भी बताना, लो सुनो रीजन, सुनो रीजन। नंबर 1, these constitute only 0.375% of the total number of varieties of inventory which is minimum। ये दिखने में सबसे कम होती हैं। परसेंटेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग इज 50% विच इज मैक्सिमम। वैल्यू आपकी सबसे ज्यादा होगी, दिखने में आप सबसे कम होगे, मतलब क्वांटिटी कम होगी। दीज आर हाईएस्ट इन कंजम्पशन इन द एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट में तो सबसे ज्यादा आप ही यूज हो रहे हैं। फिर कैटेगरी बी, पहले कैटेगरी सी पढ़ लो। 3875 नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ इन्वेंट्री, सी होगा। रीजन क्या है? पहले दीज कॉन्स्टिट्यूट हाईएस्ट नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ इन्वेंट्री, कहता दिखने में तुम सबसे ज्यादा हो लेकिन तुम्हार वैल्यू वैल्यू जो है 20% है, विच इज मिनिमम आउट ऑफ द 3 आइटम। देन दीज आर लीस्ट इन कंजम्पशन, सबसे कम कंजम्पशन तुम्हारी है, मतलब एंड प्रोडक्ट में कोई बहुत ज्यादा यूसेज नहीं है आपका, दिखने में बहुत ज्यादा है। जैसे कि मान लो जी मैंने कोट पाया है, मैं काला कोट है, मैं ही नहीं पाया। एक फिल्म आई थी कैरी ऑन जट्टा, हालांकि मेरा कोट काला नहीं है आज, फिर भी मैं डायलॉग तो बोल सकता, मैं काला कोट ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਆ, if you can see these buttons, okay I'll show you, if you can see these buttons, 1 2 3 4 4 on this side, 4 टूटा तो नहीं होगा? नहीं जी, पूरे आ गए, 4 4 8 बटन है गए थे। अब दिखने में तुम बहुत ज्यादा हो लेकिन भैया तुम्हारी जो है वो वर्थ नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है। मेन वैल्यू किसकी है? ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਟਨ ਹੈਗੇ ਦੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੋ ਬਟਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। 10 ਬਟਨ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ।
हाँ जी, अंदर भी हैगा बटन। ਤਾਂ ਬਟਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ। हाँ जी, कहते 110 नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ इन्वेंटरी जो बच गया वो बी कैटेगरी है। रीजन कहता जी दीज कॉन्स्टिट्यूट 2.75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैरायटी विच इज मॉडरेट। मॉडरेट नंबर ऑफ वैरायटीज हैं, ना ज्यादा ना कम, बीच में जो है। परसेंटेज वैल्यू जो है 30% है। अगेन ये कौन है जी? मॉडरेट है। एंड मॉडरेट इन कंजम्पशन इन द एंड प्रोडक्ट है, यानी कि 10% है। सब चीजें ए में सबसे एक्सट्रीम और सी में सबसे एक्सट्रीम है, और जो बीच का है उसको कहते हैं कैटेगरी बी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। तारा मैं तो तेरी, मैं तो तेरी, मैं तो तेरी ब्रा ब्रा हो गई सजन मेरे सतरंगया। कमन जी, कमन जी। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। Embryos India Limited is recently incorporated startup company back in the year 2019. It is engaged in creating embedded products and Internet of Things solution for the industrial market, which is focused on innovation, design, research, development of the product and services. क्वेश्चन पढ़ने से लग ही नहीं रहा क्वेश्चन क्या, अभी तो ज्ञान पेल रहा है क्वेश्चन। One of its embedded product is LogMax, a system on module carrier board for industrial use। यहां तक पढ़कर तो आधे बच्चे सोच लेते हैं भाई ये क्वेश्चन तो हमसे होगा ही नहीं, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। It's a small, flexible and embedded computer designed as per industry specification। बल्ले बल्ले बल्ले। In the beginning of month of September 22, company entered into a job agreement of providing 4800 LogMax to NIT। कहता भाई हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या था? कहाँ गए हो तुम? LogMax। LogMax था हमारे प्रोडक्ट का नाम, ये बताया उसने। और कहता हमारी ना एक डील हुई है कि NIT मंडी को हम जो है 4800 सप्लाई करेंगे। अब थोड़ा मैथमेटिक्स का डाटा आया तो लग रहा है कोस्टिंग का क्वेश्चन है। आगे क्या हुआ? Following details with respect to issues, receipt, returns of store department handling microcontroller। ये microcontroller क्या है? It's a component used in designated assembling process has been extracted for the month of September 22। तो भाई सितंबर 2022 की बेसिकली स्टोर का डाटा है। तो इतनी सारी कहानी क्यों लिखी? जस्ट टू क्रिएट कंफ्यूजन, एक टेरर बनाने के लिए। एक टेरर बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया। जैसे मान लो रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है, बच्चे सुबह से बैठ जाते हैं। मान लो इंस्टीट्यूट ने कह दिया भाई हम ना सुबह 8 बजे रिजल्ट निकालेंगे, 8 बजे आया नहीं, 9 बज गए, 10 बज गए, बच्चे क्या सोचने लग जाते हैं? यार इंस्टीट्यूट ना स्लैशिंग कर रहा होगा, यार हर बच्चे के रिजल्ट में से ना 5 नंबर कम कर रहा होगा। एमी एमी मतलब टेरर। क्या होता है? जो डरा हुआ होता है उसको डराने की क्या जरूरत है? आप बच्चे तो पहले से ही डरे हुए हो। तो इंस्टीट्यूट 4-5 लाइन इंग्लिश की लिख देता है ऐसी ऐसी, वहां पे बच्चा धराशायी हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन को अंत तक हमेशा पढ़ना, सोचना कि भाई किस टॉपिक का क्वेश्चन है। लल्लू क्वेश्चन निकलेगा, मतलब इतना लल्लू भी नहीं है बट हाँ मैनेजेबल क्वेश्चन है। तो उसने ये आपको डाटा बताना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद फिर से बहुत सारी इंग्लिश आ गई। चलिए अंत में पढ़े। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टॉक लेजर यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूइंग द इशू। बताओ स्टोर लेजर बनाना है इस क्वेश्चन में, और कहां ऐसी इंग्लिश लिखी है जिसको पढ़कर लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या करवा देंगे इस क्वेश्चन। स्टोर लेजर बनाना है, वेटेड एवरेज मेथड बना लेंगे इजीली। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? ओपनिंग स्टॉक अगर है क्वेश्चन बताएगा, आपने कितना सामान खरीदा या कितने रिसिप्ट्स आई वो बताएगा, आपने कितना इश्यूज किया और जो बैलेंस पड़ा है उसका आपको बनाना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कह रहे हैं कि भाई हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर है, उसकी डिटेल आपको दे रहे हैं। दीजिए दीजिए माइक्रो कंट्रोलर। कहता जी 1 सितंबर को ओपनिंग स्टॉक था 6000 यूनिट, 285 पर यूनिट। आइए जी ये बनाते हैं। लीजिए प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। तो हेडिंग देंगे बकायदा पहले, स्टोर लेजर ऑफ एम्ब्रियोस इंडिया लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 22। ते मेथड किहड़ा काके? वेटेड एवरेज मेथड। कॉलम्स कौन कौन से बनने हैं इसमें? कॉलम्स, कॉलम ये लीजिए जी, डेट, रिसिप्ट्स, इश्यूज एंड बैलेंस। तो उसने आपको बताया कि भैया पहली तारीख को 1 सितंबर को ओपनिंग बैलेंस है, तो आप बैलेंस में जाके लिख दिया 6000 क्वांटिटी बेटा, 285 का रेट है, और अमाउंट कितना हो गया जी? 17,10,000 रुपए मल्टीप्लाई करते हुए। उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। इसने बोला जी आपको 8 तारीख को हमने इशू कर दिए 4875 यूनिट to the division mechanical division wide material requisition number this MECH 009/22। इसका मतलब है कि जब स्टोर से सामान लेने के लिए आते हैं एक नोट बनता है जिसका नाम होता है MRN मटेरियल एक्विजिशन नंबर, मटेरियल एक्विजिशन नोट। तो उसका नंबर है, क्या नंबर दिया? MECH 009/22। यूजुअली इसका कोई रोल नहीं होता, यूजुअली इसका कोई रोल नहीं है अनटिल अनलेस आगे किसी पॉइंट में जाकर इसकी रेफरेंस दे दे तब जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज हमें सिर्फ ये देखना है इशू कितने की है, 4875। मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज। और अभी तक आपके पास सिर्फ क्या था? ओपनिंग स्टॉक। तो इसी 6000 में से ये वाले 4875 आपने इशू के किस रेट पर? जो रेट आपके पास पड़ा था उसी रेट पर किए, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई। और बैलेंस कैसे आ गया? टोटल 6000 में से आपने 4875 माइनस किए, 1125 बच गया। रेट सेम है आपका 285। नहीं तो रेट ऐसे मत करो, अमाउंट में से ये वाला अमाउंट माइनस करो, ये बैलेंस अमाउंट आया,
इस अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो ये रेट आ गया जी आपका कितना 285 का। आगे देखते हैं क्या हुआ। 9 सितंबर को क्वेश्चन कहता है जी आपने 17,500 यूनिट रिसीव किए 276 पर यूनिट पर, और जब खरीदते हो तो परचेज ऑर्डर बनता है जो कि हम वेंडर के ऊपर रेज करते हैं, तो उस परचेज ऑर्डर का नंबर है 159/22। मतलब ईयर नंबर 2022 में 159 नंबर हमने ऑर्डर मंगाया। इररेलीवेंट है, फिर से अगर आगे कोई रेफरेंस देगा तभी काम में आएगा, अदरवाइज नहीं। तो 17,500 यूनिट आपने रिसीव किए पुत्र एट द रेट ऑफ 276। ये लीजिए 9 सितंबर को 17,500 एट 276 पुत्र 48,30,000। अब आपने क्या करना देखेंगे, ये 1125 की क्वांटिटी थी, 17,500 और खरीदी, दोनों को प्लस कर दो, टोटल क्वांटिटी 18,625। फिर अमाउंट 32,0625 पड़ा था, 48,30,000 और आ गया, तो टोटल हो गया 51,50,625। एंड दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी विल गिव यू द रेट। इसको कहते हैं जी वेटेड एवरेज रेट विच इज 276.54। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन में चलते हैं जी। 10 सितंबर को आपने फिर से इशू किए 12,000 यूनिट टू द टेक्निकल डिवीजन मटेरियल एक्विजिशन नंबर टेक 012/22। 12,000 यूनिट इशू किए, तो आपके इशू कॉलम में ये वाली एंट्री पुत्र आ जाएगी। 10 तारीख को 12,000 यूनिट और वेटेड एवरेज रेट जो है आपका उसी से करेंगे, ऑब्वियसली ये वैल्यू आ गई। आपने क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस की, 6625 की क्वांटिटी रहेगी, अमाउंट में से अमाउंट माइनस किया 1830 टू 145, और अमाउंट को डिवाइड बाय क्वांटिटी किया तो 276.54 या 55 रफली ऐसी फिगर आ जाएगी। ये वो 10 तारीख को। ये वाली चीज आ गई जी इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज आ गई इंपॉर्टेंट। 12 सितंबर को क्या हुआ, कहता जी रिटर्न टू स्टोर। रिटर्न टू स्टोर, स्टोर में जब भी सामान आता है तो उसको बोलते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट कॉलम में आता है। नॉर्मली स्टोर में सामान कब आता है, जब आप खरीद कर लाते हो, जैसे यहाँ था रिसीव्ड 17,500 आपने खरीदे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, रिटर्न टू स्टोर। स्टोर से कहाँ गया था, पहले सामान हमने इशू किया था, कहता जी रिटर्न हो गया 2375 यूनिट। किसने रिटर्न किए, टेक्निकल डिवीजन ने, अगेंस्ट एमआरएन नंबर टेक 01-22। तो टेक 01-22 ये रहा, मतलब इस वाली एंट्री में, इस वाली ट्रांजेक्शन में जो सामान आपने भेजा था उसमें से 2375 यूनिट आपके पास वापस आ गए। तो 12 सितंबर को जब आप एंट्री करेंगे बेटा, ये 2375 वापस आए, रिटर्न टू स्टोर है, तो आप रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे। सवाल उठा कौन सी वैल्यू पर, आपने जिस रेट पर इशू किया था, उसने बताया ना टेक्निकल डिवीजन वाले, जो आपने कब इशू किया था 10 तारीख को, तो वही वाला सेम टू सेम रेट आप उठाएंगे जिस पर आपने इशू किया था। ये वैल्यू आ गई। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड किया हमने, ये आ गया जी क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करके 9,000 क्वांटिटी, वैल्यू होगी टोटल 24,88,928। एंड आपका जो रेट आ गया दैट इज 276.55। साथ में इसके लिए हमने नोट, ठीक है, इसके लिए नोट की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 12 सितंबर की ट्रांजैक्शन हो गई। 15 सितंबर को बेटा क्वेश्चन बोलता रिसीव्ड 9,000 यूनिट एट 288 पर यूनिट। फिर से वाइड परचेज ऑर्डर नंबर दिया है कुछ, तो 9,000 यूनिट 288 पर आपने रिसीव कर लेने। बहुत ही आसान सी एंट्री, 9,000 यूनिट 288 पर एंटर हुए 25,92,000। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड हुई 18,000, अमाउंट में अमाउंट ऐड हुआ 50,80,928। और आपका आ गया जी बैलेंसिंग फिगर वेटेड एवरेज डिवाइड करते हुए 282.27, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। 15 तारीख की ट्रांजेक्शन भी हो गई। हम आते हैं आगे। 17th को क्वेश्चन बोलता है आपको रिटर्न टू सप्लायर। ना व्हाट इज रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर कौन है, जिसने आपको सामान भेजा, आपने रिसिप्ट में किया। रिटर्न टू सप्लायर मींस यू आर रिटर्निंग द गुड्स, तो स्टोर से बाहर जा रहा है। इशू कॉलम में कितने 700 यूनिट, कौन से वाले, क्वांटिटी जो रिसीव हुई थी वाइड परचेज ऑर्डर नंबर 160/222, ये रहा जी परचेज ऑर्डर नंबर। यानी कि 15 सितंबर को जो सामान आया था 288 पर, वो वाला सामान वापस किया है। तो आप 700 जब इशू कॉलम में लिखोगे उसको 288 से ही मल्टीप्लाई करोगे। ये देखिए जी 17 तारीख को 700 यूनिट्स। बच्चे इसमें गलती क्या करके आते हैं, कहते हैं ये राजी वेटेड एवरेज रेट, ये लिख लेते हैं 282। नो, दैट इज द रेट फॉर द जनरल इशू, वो हमारे इंटरनल पर्पस के लिए है। अगर भैया मैंने सप्लायर से 288 का खरीदा है और वापस करने की बात है तो 288 पर ही तो करूंगा ना। तो ये आ गया 2,01,600, 18,000 में से 700 क्वांटिटी माइनस कर दी, 17,300 रह गया। अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर दिया 48,79,328। एंड अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी आ गया जी 282.04 17th के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है कि जो आपने रिटर्न किया है सप्लायर को 17 सितंबर वाला, इट हैज बीन कंसीडर्ड द एक्चुअल रिसिप्ट रेट, जो कि 288 था, क्योंकि हमें पता था कौन से वाला ये सामान आपने वापस किया है। उसके पश्चात हम आगे जी आगे 20 सितंबर को पुत्र क्वेश्चन के अंदर इशूड 9500 यूनिट टू द टेक्निकल डिवीजन वाइड मटेरियल रिक्विजिशन नंबर, मतलब नॉर्मल इशू है, तो 20 सितंबर को आप 9500 यूनिट का नॉर्मल इशू दिखा दोगे सेम रेट पर। ये वैल्यू आ गई। बैलेंस क्वांटिटी, बैलेंस अमाउंट एंड बैलेंसिंग फिगर आ गई, डिवाइड करके अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी 282.04 का वेटेड एवरेज रेट। यहां तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन आगे भी काफी कुछ लिखा है, एक बार रीड करेंगे, देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। ऑन 25th of September 2022,
stock manager of the company expressed his need to leave for his hometown due to certain contingency। कहता जी मैनेजर है ना स्टोर का, वो कहता मेरे को जाना है एंड इमीडिएटली लेफ्ट द जॉब सेम डे, एक उसी दिन जॉब भी छोड़ दी। कहता उसके बाद उसने फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। ओ, ये तो क्राइम पेट्रोल जैसी सिचुएशन लग रही है। कहते मुझे अर्जेंटली घर जाना है, जॉब भी छोड़ दी और बाद में फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। मतलब भाई तूने कुछ कांड किया है, मतलब भाई तूने कुछ कांड किया है। कहता जी एज द कंपनी हैज द टेंडेंसी ऑफ स्टॉक टेकिंग एवरी एंड ऑफ द मंथ टू चेक एंड रिपोर्ट फॉर द लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट। तो कहते होता क्या है कि हर महीने की पॉलिसी है कि मंथ एंड पर हम चेक करते हैं कि कितना सामान अपने पास पड़ा है। तो कहते जो नया स्टोर मैनेजर रखा है उसने भी 30 सितंबर को मंथ एंड पे जब चेक किया तो पता चला कि 900 यूनिट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर वर मिसिंग which was apparently misappropriated by the former stock manager। कांड पकड़ा गया। ये कांड करके भागा है, ये वाला कांड करके भागा स्टोर मैनेजर। इन वाले कांडों की बात हम अकाउंट्स में भी करते हैं। AS4 में इवेंट सक्रिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट जब पढ़ते हैं वहां पर ऐसी बातें करी जाती हैं कि जी कैशियर था, पैसे चुक के भाग गया, 31 मार्च से पहले भागा था, बाद में पता चला बताओ एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तुम कहते हैं सीना ठोक के 31 मार्च से पहले किया था क्या, एडजस्टिंग इवेंट में डाल देना। तो सेम टू सेम यहाँ पे सिचुएशन आ गई। कहता 900 यूनिट मिसिंग है, जो कि लग रहा है पुराने वाले ने मिस अप्रूव किया, क्योंकि उसी की हरकतें ऐसा प्रूव कर रही हैं कि उसने ऐसा किया है, जॉब भी छोड़ गया, फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। कहता जी ही फर्दर रिपोर्टेड लॉस ऑफ 300 यूनिट ड्यू टू रस्टिंग ऑफ मटेरियल। तो दो लॉस हैं, 900 यूनिट और 300 यूनिट। जो 900 यूनिट का लॉस है ये तो कतई अब नॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल लॉस नहीं है। जबकि जो 300 यूनिट ड्यू टू रस्टिंग वाले हैं पुत्र, ये कौन सा लॉस है आपका, दिस विल बी कंसीडर्ड टू बी पुत्र नॉर्मल लॉस, क्योंकि रस्टिंग जो है इट्स अ नॉर्मल फीचर, लेकिन स्टोर मैनेजर का चोरी करना ये नॉर्मल फीचर नहीं है। तो 900 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस की और 300 यूनिट नॉर्मल लॉस के मंथ एंड पर। तो 30 सितंबर मंथ एंड आ गया जी, एबनॉर्मल लॉस 900 यूनिट्स इशू कॉलम में, क्योंकि हमारा सामान कम हो रहा है। और जब भी एबनॉर्मल लॉस होता है उसकी कॉस्ट निकाली जाती है, तो जिस रेट पर आपके इशू होते थे वही सेम रेट लिखोगे। और ये जो आया दिस इज द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, बैलेंस क्वांटिटी बैलेंस अमाउंट एंड द बैलेंसिंग फिगर कम्स एज द वेटेड एवरेज एज पर द वेटेड एवरेज मेथड। उसके बाद 30 तारीख को एक नॉर्मल लॉस भी है 300 यूनिट का। जब भी नॉर्मल लॉस होता है उसकी वैल्यू नहीं निकाली जाती। हम जानते हैं द कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल लॉस इज अब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। तो सिर्फ क्वांटिटी माइनस होगी, 6900 में से 300 की 6600, वैल्यू सेम आएगी। और जो रेट आपका था 282.05, इट विल गेट इंक्रीज्ड टू 294.87 जब आप अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करोगे। और इन दोनों एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस के नोट्स भी हमने यहाँ पे लिख दिए कैसे। 900 यूनिट जो मिस अप्रोप्रिएट किए स्टोर मैनेजर ने उसको एबनॉर्मल लॉस माना, और जो 300 यूनिट ड्यू टू रस्टिंग ऑफ कंपोनेंट हुए उसको क्या माना है जी, नॉर्मल लॉस माना गया है। इस तरीके नाल ए चीज खत्म हुंदी है। हाँ जी, आई होप ए ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होवेगा। जी जरा कुछ एमसीक्यूज भी देखें आपके साथ। हाँ जी, तो चौकन्ने होकर बताएंगे मुझे क्या उत्तर होना चाहिए। पहला प्रश्न, जे आई टी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। सर 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 जे आई टी क्या होता है सर? भैया जे आई टी का मतलब है जस्ट इन टाइम। जे आई टी जस्ट इन टाइम, जैपनीज ने इसको इवॉल्व किया था, इसको आइडेंटिफाई किया इस कॉन्सेप्ट को जस्ट इन टाइम। होता क्या नॉर्मली एक ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं सामान पहले से खरीद कर रख लेते हैं अपने पास। आपने सामान एडवांस में खरीद कर रख लिया, पैसे का लॉस हो गया, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया। दूसरा हो सकता है स्टोरेज स्पेस आपने किराए पर लिया तो स्टोरेज का खर्चा हो रहा है, एंड अलग अलग तरह की कैरिंग कॉस्ट भी आप कैरी इनकर कर रहे हैं, इंश्योरेंस करवा रहे हैं स्टॉक की कि भाई कहीं कुछ हो ना जाए एक्सेट्रा। सो जीआईटी का कॉन्सेप्ट है, ये कहता है आप रॉ मटेरियल एडवांस में लेकर क्यों रख रहे हो? आपको मटेरियल तभी खरीदना चाहिए जब आपको जरूरत है। जरूरत कब है? जब प्रोड्यूस करना है। तो जीआईटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि तभी प्रोड्यूस करना जब जरूरत है। एडवांस में रॉ मटेरियल खरीद के बना के रख दोगे कोई फायदा नहीं है। और दूसरा, डिस्ट्रीब्यूट तभी करना कस्टमर को जब वो चाहते हैं। मतलब ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, आप जाके अपना सामान स्टोर कर देते हैं रिटेलर्स के पास, अरे भाई देख ले बेच दियो, पड़ा है सामान तेरे पास, कोई बात नहीं थोड़ी सी जगह में रख ले, हमारा सामान भी बेच दियो। तो ऐसा नहीं, जेआईटी का सिस्टम बड़ा क्लियर है। कहता भाई तुम्हारे जो सिस्टम्स है ना, दो शुड बी सो फाइन कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हें अगर प्रोडक्शन करनी है, ओनली एट दैट टाइम यू शुड बाय द मटेरियल। अब कोई कहेगा यार पता लगे सप्लायर दे ही नहीं पाया हमें उस टाइम पे, तभी मैंने कहा कि सिस्टम सारे दुरुस्त होने चाहिए, तभी ये वाला सिस्टम जेआईटी का आपका चल सकता है। तो क्या पूछ रहा है हम बेसिकली यहां पर देखते हैं। जेआईटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ए ऑप्शन, प्रोड्यूस द गुड्स ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट्स शुड बी डिलीवर्ड टू कस्टमर एट द टाइम ओनली व्हेन दे वांट। कहता बोथ ए एंड बी, मतलब दिस एंड दिस,
और कहता डी नन ऑफ दी अबव, तो नन ऑफ दी अबव तो ऑप्शन बनती नहीं। दोनों चीजें सही हैं। जब जरूरत हो सिर्फ तभी प्रोड्यूस करो, और जब कस्टमर चाहता है तभी उन्हें डिलीवर करो। तो इसका जो उत्तर है वो है भैया सी, मींस बोथ ए एंड बी। तो जस्ट इन टाइम का ये उत्तर आपका जो है बनेगा। हाँ जी, उसके बाद आता है आपका एक और प्रश्न है हमारे पास, कहता है जी फॉलोइंग प्रोवाइड्स द रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू। क्वांटिटी मतलब मैथमेटिक्स, वैल्यू मतलब रुपी। कहता बताना इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसमें दोनों देखने को मिलेंगी। पहला ऑप्शन स्टॉक कार्ड, स्टॉक कंट्रोल कार्ड, स्टोर लेजर, या नन ऑफ द अबव। अब ये स्टॉक कार्ड क्या होता है? आपके पास जितने भी बिन होते हैं, हर बिन के ऊपर आप एक कार्ड लगा देते हैं जिसमें लिखा होता है आइटम का नाम और कितनी क्वांटिटी उसकी है। और स्टॉक कंट्रोल कार्ड क्या होता है? ये भी स्टॉक कार्ड की तरह ही होता है, बस ये बिन के ऊपर नहीं लगाते, इसको अलग से ट्रे में रखा जाता है। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का हिसाब किताब होता है, जबकि जो स्टोर लेजर होता है इसमें क्वांटिटी भी होती है और इसमें वैल्यू मतलब अमाउंट की भी जानकारी होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में स्टोर लेजर बनाया, वहां से हमें पता तो चला रिसिप्ट इशू बैलेंस, तो क्वांटिटी के साथ साथ यहाँ पर रेट भी होता था और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते थे तो अमाउंट आता था। सो यहाँ पर आपके पास अमाउंट भी आता है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हैगा पुत्र वो हैगा स्टोर्स लेजर। तो बहुत ही बढ़िया मटेरियल कॉस्टिंग के कुछ प्रश्न हमने आज भी किए, दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन और ये वाले हमने किए जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों की तैयारी आने वाले टाइम के लिए बहुत ही तरीके से चल रही है, तंदुरुस्त तरीके से चल रही है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए एंड एडिक्वेट टाइम पर अपने सिलेबस को खत्म कीजिए, सो दैट आपके पास रिवीजन के लिए भी अच्छा खासा समय जो है पुत्र बचा हो। मैं राहुल गर्ग इसी के साथ लेता हूँ अलविदा, बाय बाय।